अब हमने पहला उपयोग कर लिया जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यानी विमाओं की एक रूपता का इस्तेमाल किया और उसकी सहायता से हमने ये चीज़ की। अब दूसरा हम इसका उपयोग देखते हैं। दूसरा उपयोग है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। हमें एक भौतिक राशि दे रखी है और उसकी निर्भरता दे रखी है दूसरी भौतिक राशियों पे, और हमें उनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो विमेय विश्लेषण से हम ये कैसे काम करते हैं, तो इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। हमें दे रखा है कि कोई कण है जिसका कोणीय संवेग j जो है, कण के द्रव्यमान m, वेग v तथा उस अक्ष जिसके परित उसका कोणीय संवेग निकालना है दूरी पर निर्भर करता है। तो कोणीय संवेग का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, j का संबंध स्थापित करना है m, v और r के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि j जो है कोणीय संवेग j वो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू पावर x यानी m की घात x पर निर्भर करता है। अब m की घात x क्यों लिखा, m की घात x क्यों लिखा, हमें ये नहीं पता कि संवेग जो है कोणीय संवेग जो है वो m की घात 1 पर निर्भर कर रहा है कि 2 पर निर्भर कर रहा है कि आधा पर निर्भर कर रहा है कि 1.5 पर निर्भर कर रहा है, कैसे निर्भर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे सूत्रों में वर्गमूल भी आते हैं। तो हमें नहीं पता कि ये कैसे निर्भरता है इसकी। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से घात x लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा फिर हम लेते हैं j किस पर निर्भर कर रहा है, वेग पर, तो वेग की घात हम y ले लेते हैं। तीसरा j किस कोणीय संवेग किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या r पर, r की घात हम z ले लेते हैं। अब ये x y z ये तीनों अपनी तरफ से लिए हमने, तीन ये नियतांक राशियां हैं, संख्यात्मक मान है ये। अब ये तीन संख्यात्मक मान जो है, अब इन तीनों पदों को हम एक साथ लिख देते हैं। निर्भरता दिखा दी हमने कि j इन कोणीय संवेग इन तीन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, इस पे तीनों को एक साथ लिख के दिखा दिया हमने। ये गुणा नहीं किया मैंने, इनको गुणा करता तो यहाँ j की घात 3 बन जाता। ये सीधा ये बताया कि j इन तीन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेंगी तो ये भी घटेगा, ये मतलब है। अब जब भी समानुपाती नियतांक होता है, समानुपाती बीच में निशान होता है, तो उसको हटा करके हम बराबर का निशान लगाएं तो हमें एक नियतांक k रखना पड़ता है बीच में। तो यहाँ जो हम नियतांक रखते हैं जिसे हम समानुपाती नियतांक बोलते हैं, ये विमाहीन समानुपाती नियतांक यानी इसकी कोई विमा नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं है। ठीक है, तो हमने इसकी कोई विमा नहीं ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें x, y और z के मान पता करने हैं कि संख्यात्मक मान कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो यहाँ पर जो पद लिखा है, पहले हम इस पद का विमेय सूत्र लिखते हैं, फिर हम इन तीनों पदों के विमेय सूत्र लिखते हैं, तीनों संख्याओं के विमेय सूत्र लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जितनी भी भौतिक राशियाँ सबके विमेय सूत्र प्रदर्शित कर देते हैं। तो कोणीय संवेग का विमेय सूत्र क्या होगा, m1l2t-1। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होगा m1, वेग का l1t-1 और त्रिज्या यानी दूरी का क्या हो गया l1 हो गया। अब ये सारे के सारे जो मान हैं ये हम इस समीकरण 1 में रख देंगे, और k विमाहीन है तो उसका हम 1 रख देंगे। तो जब ये रखेंगे तो देखो ये कोणीय संवेग का विमेय सूत्र रख दिया, ये द्रव्यमान का रख दिया, ये वेग का रख दिया और ये त्रिज्या का रख दिया। अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ m की घात 1 की घात x है, तो घात से घात गुणा हो गया तो m की घात x हो गया। यहाँ देखो l की घात और t की घात दोनों की घात y है, तो l की घात y हो जाएगा और t की घात माइनस y हो जाएगा। इधर l की घात z है तो l और l इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी y प्लस जेड हो जाएंगी। तो देखो l की घात y प्लस जेड होगी और t की घात क्या बची, माइनस y बची, t की घात माइनस y लिख दी। अब हमारे पास ये पद बन गया। हम जानते हैं कि अगर ये सूत्र सही है तो इस सूत्र में द्रव्यमान के जो दोनों तरफ जो द्रव्यमान है, भौतिक राशि द्रव्यमान, उसकी जो घात है वो एक जैसी होगी, नहीं विमा एक जैसी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों और द्रव्यमान की विमाएँ क्या होंगी, एक समान होंगी। तो हम क्या करेंगे फिर x इक्वल्स 1 लिख देंगे, तो द्रव्यमान की जो घातें हैं वो बराबर होगी। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पर ही बेस्ड है, यानी दोनों तरफ की विमाएँ जो होंगी वो एक जैसी होंगी। ठीक है, अब l देखो, l लंबाई, इधर l लंबाई, तो इधर घात क्या है y प्लस जेड, इधर क्या है 2, तो x का तो पता चल गया हमें, x 1 है। अब y और z और पता करने हैं, लेकिन y प्लस जेड बराबर 2 बन रहा है, तो y प्लस जेड बराबर 2 बन रहा है, ना y पता ना z पता, तो और आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पद t है, तो t की घात इधर माइनस y है और इधर t की घात -1 है, तो दोनों तरफ घातें बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, असल में ये जो पद है ये -1 है, तो माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस से माइनस कट कर दिया तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब x y का जो मान है वो इस समीकरण में रखता हूँ मैं, तो यहाँ अगर मैं 1 रख देता हूँ
तो इस 1 को उठा के इधर ले जाऊंगा तो z बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, यानी z बराबर क्या आ गया, ये देखो 1 रखा इधर ले गया, z बराबर 1 आ गया। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, जो हमने सूत्र बनाया था उसमें x y z तीनों मान आ गए। वो तीनों मान क्या है, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली समीकरण 1, ये वाली, इसमें रख देंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो ये विमीय विश्लेषण से हमने पता किया। तो हमारे पास सूत्र क्या बन गया, j बराबर, हमारे पास सूत्र बन गया j बराबर k गुणा m की घात 1 v की घात 1 r की घात 1, यानी k m v r। अब हम क्या करते हैं, प्रायोगिक परीक्षण करते हैं, उनसे हमको पता चलता है कि k का मान तो 1 होता है जो हमने अपनी तरफ से नियतांक माना था। तो j बराबर क्या बन गया, m v r बन गया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, कोणीय संवेग का सूत्र बना दिया, j बराबर m v r। तो यही सूत्र होता है इसका कोणीय संवेग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि सरल लोलक, यानी किसी धागे से हमने किसी पिंड को, छोटे से पिंड को लटकाया और उसको थोड़ा सा हिलाया तो वो क्या करेगा, ऐसे जैसे लटका रखा है हमने धागे से पिंड को, तो ये क्या करेगा, इस तरह से दोलन करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसे सरल लोलक बोलते हैं। तो इस सरल लोलक का मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस यहाँ तक आया, तो इसमें जो समय लगता है इसको आवर्तकाल बोलते हैं इसका। तो वो आवर्तकाल जो होता है वो लोलक की प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई का मतलब यहाँ होता है कि जैसे छत से उसको लटका रखा है और यहाँ तक, तो ये जो टोटल लंबाई है, धागे की जो लंबाई होती है उसको हम प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो वो उसके आवर्तकाल का क्या सूत्र होगा वो चीज़ हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, निर्भरता ले लेंगे। तो हम कहेंगे कि आवर्तकाल जो है वो एल पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर, तो लंबाई की घात एक्स पर निर्भर करेगा। आवर्तकाल जो है गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, तो जी की घात वाई पर निर्भर। तो एक्स और वाई अपनी तरफ से हमने नियतांक राशियाँ ले लिए। अब दोनों को समानुपाती संबंध को एक साथ लिख दिया। समानुपाती संबंध हटाने के लिए बीच में हमने बराबर लगाने के लिए एक नियतांक k लगा दिया, और k क्या होता है, विमाहीन समानुपाती नियतांक होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी विमीय भौतिक राशियाँ हैं उन सब के विमीय सूत्र लिख देते हैं हम यहाँ पर एक बार। तो एक तो समय का विमीय सूत्र तो क्या होगा T1, L लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा L1, और त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण है तो वो L1 T-2 होता है। अब ये तीनों विमीय सूत्र उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। के नियतांक का विमीय सूत्र तो कुछ होता नहीं, 1 हो जाएगा इसकी जगह। तो जब ये रखेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया और राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर क्या रख दिया L, और यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पे G रख दिया। ठीक है, तो अब देखो L की घात x हो गया और इधर L की घात y हो गया। तो L की घात क्या हो गया x y, तो L की घात क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा। इसी तरह से t की घात क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा, और इधर m l और t की घातें इधर लिखी हुई हैं। अब वही सेम चीज़, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ घातों की तुलना करनी है। तो m तो इधर है नहीं, तो m नहीं है तो m की घात 0 लिख दिया, तो इसकी तुलना भी करने की जरूरत नहीं है। l को देखो, l की घात इधर x + y है और इधर 0 है, तो इसका मतलब x + y बराबर क्या हो गया 0, और t की घात -2y है और इधर t की घात 1 है, तो -2y बराबर 1 हो गया। इस तरह से हमने तुलना, तो l की घातों की तुलना की तो x + y बराबर 0, इससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अगले पद पे आते हैं, t की घातों की तुलना की -2y बराबर 1, ये माइनस को उठा के इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा -1, 2 को उठा के नीचे ले आएंगे तो y बराबर क्या हो गया -1/2। y पता चल गया, इस y का मान यहाँ रख देंगे। तो जब y का मान यहाँ रखूँगा तो y की जगह क्या रख दूंगा -1/2 रख दूंगा, तो x -1/2 बराबर 0। तो जब इसको बराबर से इधर उठा के ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 1/2। तो इस तरह से देखो x का मान 1/2 आ गया, y का मान -1/2 आ गया। अब इसको समीकरण 1 में ले जाके रख दूंगा मैं। समीकरण 1 में जब मैं इसको ले जाके रखूंगा तो वो समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली होती है देखो। तो इसमें मैं क्या करूँगा, x और y दोनों के मान रख दूँ। तो x की मान कितना है 1/2 और y का मान -1/2 यहाँ रख दिया हमने। ये देखो ये रख दिया दोनों की घात, तो ये माइनस है तो इसको बटे में ले जाता हूँ मैं g को। तो l की घात 1/2 बटे g की घात 1/2, दोनों की घात 1/2 है तो दोनों को एक साथ लिख दिया l बटे g की घात 1/2। और किसी की भी घात 1/2 है तो उस पर क्या लगा सकते हैं हम, वर्गमूल लगा सकते हैं। तो t बराबर क्या आ गया k√l/g आ गया। अब प्रयोगों द्वारा ये नियतांक k का मान जो होता है वो 2π प्राप्त होता है। तो t बराबर क्या आ गया 2π√l/g। ये किसी सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हो गया, जहाँ l उसकी प्रभावकारी लंबाई है और g उसका गुरुत्वीय त्वरण है। अब विमीय विश्लेषण का तीसरा उपयोग हम देखते हैं। इस उपयोग में हम क्या करते हैं कि हमें भौतिक राशि का किसी एक मात्रक पद्धति में मान दे रखा है, दूसरी मात्रक पद्धति में हमें उसे पता करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि अपने को कोई चाल दे रखी है, वो चाल का मान दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 18
किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटा है, आपको इसे मीटर पर सेकंड में लिखना है। तो हमने 9वीं 10वीं या छोटी क्लास में पढ़ा था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसे 5/18 से गुणा कर देते हैं। ये तो हमने रट्टा मारा हुआ है, लेकिन अगर हम वैसे निकालें तो हमें बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि हम क्या करें, जो हमारी चाल या वेग है उसे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है। तो बदल के तो हमने लिख दिया मीटर पर सेकंड आएगा इसका सूत्र, लेकिन संख्यात्मक मान क्या होगा इसका, वो चीज़ हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 18 × 5/18 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये तो हमें ट्रिक पता थी इसलिए हमने कर दिया। अब ये तो चलो ठीक है। अब मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको सीजीएस पद्धति में बदलो तो क्या करें हम, न्यूटन की जगह हम डाइन लिख देंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह ग्राम लिख देंगे, ग्राम स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ क्या आएगा, संख्यात्मक मान क्या आएगा, बड़ा मुश्किल हो गया निकालना। तो इसके लिए क्या है, हमें एक तरीका दिया है विमीय विश्लेषण के आधार पर, तो अब वही हम करने वाले हैं। तो उसको करने के लिए हम पहले कुछ एक सिंपल बेसिक बात को समझते हैं कि कोई भी भौतिक राशि जो होती है, जो भी हम कोई भौतिक राशि लिखते हैं, जब उसे माप करके लिखते हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं। जैसे मेरा द्रव्यमान 65 किलोग्राम है, ध्यान देना 65 किलोग्राम, यानी एक संख्या है और एक मात्रक है। इसी तरह से मेरी लंबाई लगभग 6 फीट है, तो लंबाई लिख रहा हूँ मैं, तो इसमें संख्यात्मक मान 6 हो गया और फिट क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया लंबाई का। इसी तरह से मैं रोजाना 5 लीटर पानी पीता हूँ, तो पानी का आयतन बता रहा हूँ 5 लीटर, यानी 5 संख्यात्मक मान हो गया, लीटर क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भौतिक राशि जब हम लिखते हैं तो एक हिस्सा उसका संख्यात्मक मान होता है और एक हिस्सा उसका मात्रक होता है, दोनों आपस में गुणा है। तो क्यों ना हम भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटी p लिख दें, संख्यात्मक मान को न्यूमेरिक वैल्यू n लिख दें और मात्रक को यूनिट u लिख दें। तो सिंबॉलिकली हम ऐसे लिख देते हैं p = nu। तो इसका मतलब आप समझ लो कि भौतिक राशि है जो n × u है। अब मात्रक जो होता है वो मात्रक हम कैसे लिखते हैं, मात्रक के लिए हमने तरीका बना रखा है विमीय सूत्र। तो कोई भी मात्रक है उसको हम इस तरह से विमीय सूत्र के रूप में लिख देते हैं MLT और उसके ऊपर उनकी विमाएँ लगा देते हैं। हमें नहीं पता विमा A B C कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं फिर इस सूत्र को, कि कोई भी सूत्र जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू यानी संख्यात्मक मान और उसका पीछे मात्रक हो गया। अब आपको पता है कि जब हम मात्रक पद्धतियाँ बदलते हैं, एक से दूसरी पद्धति में जाते हैं, तो एक पद्धति में ये द्रव्यमान जो है केजी में है तो दूसरी पद्धति में ये ग्राम में होता है, लंबाई मीटर में है तो दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर में होता है, समय सेकंड में तो दूसरी पद्धति में सेकंड में होता है। तो एक पद्धति में अगर मैं इसको M1 L1 T1 लिख रहा हूँ तो दूसरी पद्धति में से M2 L2 T2 लिखूंगा, लेकिन A B और C नहीं बदलेंगे, विमाएँ कभी नहीं बदलती। विमीय सूत्र में MLT बदल सकते हैं लेकिन A B C कभी नहीं बदलेंगे। तो अब हम यही चीज़ देखने वाले हैं। मान लो कोई मात्रक पद्धति है, कोई भी मात्रक पद्धति, उसमें हमने भौतिक राशि को लिखा संख्यात्मक मान n1 और उसका विमीय सूत्र जो है u1, ठीक है। और एक दूसरी मात्रक पद्धति है जिसमें उसका विमीय सूत्र तो हो जाता है u2 और संख्यात्मक मान क्या हो गया, n2 हो गया। अब ये मान हमें नहीं पता, ये तो हमें दे रखा है, ये भी हमें पता है, लेकिन ये चीज़ नहीं पता कि ये n2 कितना होगा। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये गुणा में है, ये आपस में गुणा में है, तो इसको बटे में ले आऊँगा मैं। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा फिर n1 गुणा u1/u2। अब मैं ये मान रख दूंगा। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि u1 एक मात्रक पद्धति में विमीय सूत्र हो गया, यानी विमा उसका मात्रक हो गया, और ये दूसरी पद्धति में उसका मात्रक हो गया। तो जहाँ 1 लिखा है वहाँ M1 L1 T1 लिख दूंगा, जहाँ 2 लिखा है वहाँ M2 L2 T2 लिख दूंगा, यानी वही मात्रक को किस रूप में लिखा है, विमीय सूत्र के रूप में लिखा है। कोई बात नहीं। तो अब देखो यहाँ पर A B C नहीं बदले, ठीक है ना, क्योंकि भौतिक राशि जब तक वही रहेगी तो उसके मूल मात्रकों पे निर्भरता वही रहेगी। यानी द्रव्यमान की घात 1 है तो 1 ही रहेगी, चाहे किसी भी पद्धति में लिखो, द्रव्यमान पर वो निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान की घात मान लो 2 है तो द्रव्यमान की घात 2 ही रहेगी, यानी विमा नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इस तरह से M L और T के मान भिन्न भिन्न होंगे, परंतु विमाएँ A B C जो है वो अपरिवर्तित रहती हैं। अतः किसी अन्य मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान। तो अब हमारे पास ये सूत्र बन गया। देखो तो यहाँ पर क्या था,
m1 m2 की घात, दोनों की घात a थी तो एक साथ लिख दिया, इनको एक साथ लिख दिया, इनको एक साथ, सब गुणा में है आपस में। तो ये हमारे पास एक सूत्र बन गया। ये सूत्र जो हमारे पास बन गया है, इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है, कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो n1 है ये हमें दिया होगा, m1 हमें दिया होगा, l1 हमें दिया होगा, t1 हमें दिया होगा, a b c हमें दिए होंगे, ये हमें पता होता है, ये हमें पता होता है, ये हमें पता होता है, सिर्फ जो नहीं पता होता वो ये चीज़ है। तो इसको हम पता कर लेंगे। तो एक उदाहरण समझते हैं हम। क्या उदाहरण है कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो जूल अर्ग क्या चीज़ है, कौन सी भौतिक राशि है, सबसे पहले भौतिक राशि पहचाननी है। तो जूल और अर्ग जो होते हैं वो कार्य या ऊर्जा के मात्रक होते हैं, ठीक है। तो अब कार्य है या ऊर्जा है, चलो हमने इसे मान लो कार्य मान लिया, तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा कार्य का, m1l2t-2। तो m के ऊपर घात क्या है 1, तो यहाँ हमारे सूत्र में m के ऊपर घात क्या है a, तो इसका मतलब ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया l के ऊपर b और t के ऊपर क्या हो गया c। तो a का मान क्या हो गया 1, b का मान हो गया 2 और c का मान क्या हो गया -2, ठीक है। अब वो सूत्र लिख दिया हमने कि किसी पद्धति में मान, और ये सूत्र लिख दिया। अब इस सूत्र में 1 1 1 जो होते हैं वो गिवन होता है, हमें गिवन। अब हमें क्या पता कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो देखो हमें दे रखा है 1 जूल, यानी हमें MKS पद्धति दे रखी है कार्य की, और हमें अर्ग जो होता है CGS पद्धति में होता है, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो कार्य का मात्रक जो जूल होता है वो MKS में होता है, और कार्य का मात्रक जो अर्ग है वो CGS में है। तो इसका मतलब MKS पद्धति हमें दे रखी है और CGS पद्धति में हमें मान ज्ञात करना है। तो अगले पद में आ जाओ, तो एक लाइन लगाओ ऐसे वर्टिकल और इधर लिख दो MKS दिया हुआ है, CGS ज्ञात करना है। तो MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड पता ही हमें। तो m1 द्रव्यमान क्या होगा किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय क्या होगा सेकंड में, और संख्यात्मक मान क्या दे रखा है हमें 1। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लिख रखा है 1 जूल, यानी MKS पद्धति में 1 है वो, तो CGS पद्धति में वो कितना होगा वो पता करना है। वो हमें पता नहीं, संख्यात्मक मान n2 तो ज्ञात करना है, इसके आगे लिख दिया। तो ये तो क्या हो गए किलोग्राम मीटर सेकंड होगा, ये क्या हो गए ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, क्योंकि CGS पद्धति है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं है। चाहे तो यहीं से देख लो, ये हमें MKS दे रखा है, संख्यात्मक मान 1 है, यहाँ 1 लिख दो, ये MKS है। तो ये क्या हो गया, ये क्या चीज़ हो द्रव्यमान, ये किलोग्राम हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। और जिसमें ज्ञात करना है वो CGS है, तो द्रव्यमान क्या होगा ग्राम, यहाँ पर क्या होगा सेंटीमीटर, यहाँ क्या होगा सेकंड। तो ये देखो, चाहे तो ऐसे करके निकाल लो। अब ये मान समीकरण 1 में रख दो, तो n1 की जगह तो 1 रख दिया, और यहाँ किलोग्राम बटे ग्राम, मीटर बटे सेंटीमीटर, सेकंड बटे सेकंड, घात उनकी लगा दी 1 2 -2, ABC का मान लिख दिया। अब देखो जो बड़ा पद, जो बड़ा संख्या, जो बड़ी जो मात्रक है उसको छोटे में बदलते हैं। तो किलोग्राम की जगह ग्राम लिखेंगे हम, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे हम, सेकंड से तो सेकंड कट ही गया, यहाँ तो 1 आ जाएगा। अब देखो किलोग्राम क्या होता है 1000 ग्राम होते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 1000 ग्राम बटे ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1000 की घात 1 और 100 की घात 2। तो 1000 की घात 1 का मतलब क्या हो गया 10 की घात 3, और 100 का मतलब क्या हो गया 10 की घात 2, इसके ऊपर स्क्वायर और लगा हुआ है, तो 2 गुणा 2 क्या हो गया 4। तो ये कितना हो जाएगा घातें 10 की घात 2, 2 गुणा 2 4, 4 और 3 क्या हो गया 7 हो गया, 10 की घात क्या हो गया 7। तो n2 का मान आपके पास 10 की घात 7 आया है। तो अब उत्तर कैसे लिखेंगे हम, कि हम कहेंगे 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो अब देखो हमें 1 जूल दे रखा था और हमें पूछा था कि अर्ग में कितना होगा, यानी CGS में कितना होगा। तो हमने संख्यात्मक मान निकाल के बता दिया कि 10 की घात 7 के बराबर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम इसी में, गुरुत्वाकर्षण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक G, गुरुत्वाकर्षण का आगे आएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, उसमें एक नियतांक G आता है। उसका MKS पद्धति में जो मान है 6.67 × 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। तो CGS पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये जो सूत्र है उसका विमीय सूत्र, यानी ये जो उसका मात्रक है, ये मात्रक तो हम CGS में लिख सकते हैं। हम न्यूटन की जगह बल को डाइन में लिख देंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम स्क्वायर, लेकिन आगे ये मान कितना होगा ये चीज़ हम पता करना है। तो आपको जो उसने भौतिक राशि दी है वो क्या है, वो नियतांक G है, जिसका विमीय सूत्र क्या होता है m-1 L3 T-2। ये हमने पीछे विमीय सूत्रों में किया हुआ है।
तो आपको याद होना चाहिए। अब m के ऊपर घात कितनी है, -1, तो m के ऊपर सूत्र में घात क्या होती है, a, तो a बराबर क्या हो गया -1, b बराबर क्या हो गया 3 और c बराबर क्या हो गया -2। तो ये मान रख दिया हमने। अब उसके बाद में सूत्र लिख के दिखा देंगे हम, ठीक है। अब बीच में लाइन ड्रॉ किया हमने, यहाँ लिखेंगे हम दिया हुआ सिस्टम MKS है, ज्ञात करना है CGS है। अगर MKS दिया हुआ है तो हमें पता चल गया कि 111 यानी M1 L1 T1 क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड है। और CGS ज्ञात करना है तो M2 L2 T2 यानी M2 क्या हो गया ग्राम, L2 क्या हो गया सेंटीमीटर, T2 क्या हो गया सेकंड। क्योंकि M किसको लिखते हैं हम, द्रव्यमान को, L किसको लिखते हैं हम, L किसको लिखते हैं हम, लंबाई को, T किसको लिखते हैं हम सेकंड में। तो MKS पद्धति खुद बोल रहा है M मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये किलोग्राम हो गया, ये मीटर हो गया सेकंड। ये खुद बोल रहा है CGS जिसमें ज्ञात करना है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ये क्या हो गया ग्राम, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया सेकंड। लेकिन यहाँ तो संख्यात्मक मान हमें पता है, ये वाला ये हमें ज्ञात करना है, तो इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये सारे मान उठा के इसमें रख दिए। तो आपने देखो ये N1 M1 L1 T1 ये तो MKS में हो गए और ये तीनों CGS में हो गए, तो इनके MKS वाले मान रख दो। तो N1 कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है, तो ये लिख दिया आपने बाहर, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर क्या लिख दिया किलोग्राम बटे ग्राम, यहाँ मीटर बटे सेंटीमीटर, सेकंड बटे सेकंड, ये देखो एज इट इज़ लिख दिया। ये देखो सेकंड से सेकंड कट गया तो ये तो कोई काम नहीं आया, इसको छोड़ दिया। अब इसको देखो किलोग्राम की जगह क्या लिख देंगे 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम काट देंगे। मीटर की जगह क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क कहाँ आया, देखो वहाँ पर घात 1 थी, यहाँ घात -1 है, वहाँ पर घात 2 थी, यहाँ घात 3 है। ऐसे करके सूत्र में मान में फ़र्क आएगा। तो अब देख 10 की घात 3 बन जाएगा, 1000 का मतलब 10 की घात 3, लेकिन इसके ऊपर घात -1 लिखी है, तो देखो 10 की घात 3 के ऊपर घात -1 लिख दी। ये 100 है, इसको मतलब 10 की घात 2 लिखेंगे और उसके ऊपर घात 3 है तो घात 3 लिख दे। अब घात से घात गुणा होंगी, घात से घात गुणा होंगी, तो ये 10 की घात क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा, क्योंकि -1 गुणा 3 -3 होगा, 3 गुणा 2 कितना होगा 6 होगा। अब देखो 10 की घात 6 है, 10 की घात -3, तो इनको जोड़ेंगे जब तो 6 - 3 कितना 10 की घात 6, और ये देखो 10 की घात 11 यहाँ पे भी है, तो 11 और 3 क्या हो गया 10 की घात -14, तो -14 + 6 तो कितना बच गया -8 बच गया, तो 10 की घात -8 आ गया। तो आपके पास संख्यात्मक मान क्या आ गया 10 की घात 6.67 × 10 की घात -8। तो आप सूत्र जब मान लिखोगे तो ऐसे लिखोगे आप 6.67 × 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इक्वल्स कितना हो गया 6.67 × 10 की घात -8, और न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और केजी की जगह ग्राम स्क्वायर। इस तरह से ये आपने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में आसानी से परिवर्तित करके लिख सकते हैं। अब विमीय विश्लेषण का जो चौथा उपयोग हम देखते हैं, उस पर नीट पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। तो वो क्या आता है कि हमें क्या करना है, जैसे हम किसी भी भौतिक राशि, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि का जब विमीय सूत्र लिखते हैं तो हम उसकी निर्भरता दिखाते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, जो मूल भौतिक राशियाँ होती हैं उन पर दिखाते हैं। इस तरह से करते हैं हम, और हम एक इक्वेशन बनाते हैं उसकी MLT के रूप में, m की घात इतनी, l की घात इतनी, t की घात इतनी। लेकिन अब वो हमसे ये चाहता है कि MLT इस्तेमाल नहीं करना आपको, द्रव्यमान, लंबाई, समय जो है वो मूल भौतिक राशियाँ इस्तेमाल नहीं करनी है आपको। क्या करना है आपको, इसको उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको कहा है कि बल, ऊर्जा और संवेग को मूल भौतिक राशि माने हम। तो बल यानी F, E और P के रूप में हम एक विमीय सूत्र बनाएं। और किसका विमीय सूत्र बनाएं, लंबाई का विमीय सूत्र, यानी L जो है, L की निर्भरता दिखानी है हमें F, E और P पर, क्योंकि F अब जब बल जो अपना जो लंबाई है वो तो मूल भौतिक राशि है, वो तो निर्भर ही नहीं करती, लेकिन वो कह रहा है कि आप इसकी निर्भरता दिखाओ, बना के दिखाओ, एक विमीय सूत्र बनाओ। ठीक है, हम बना देंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों के रूप में मानना है, बल, ऊर्जा और संवेग को। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है m1l1t-2, संवेग का क्या होता है m1l1t-2, और ऊर्जा का क्या होता है m1l2t-2। तो हमें विमीय सूत्र तो याद होना चाहिए। शुरू से हमने देखा विमीय विश्लेषण के उपयोग में कि अगर विमीय सूत्र याद होंगे तभी हम विमीय विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने जो भौतिक राशियां हमें मूल भौतिक राशियों के रूप में माननी है उनके विमीय सूत्र लिख लिए। ठीक है, इनको लिख के रख लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें वो भौतिक राशि लेनी है जिसका विमीय सूत्र हमें बनाना है। तो हमें लंबाई का विमीय सूत्र बनाना है। तो हमने लिख दिया कि जो लंबाई है L, वो क्या कर रही है, भौतिक राशि बल पर x घात में, ऊर्जा पर y घात में और
जो संवेग है उस पर जेड घात पर निर्भर करती है। या असल में ये क्या है, ये वही सेम आ गया किसी भौतिक राशि की विमीय किसी भौतिक राशि के सूत्र का निर्माण विमीय विश्लेषण से, वही है। यहाँ पर नियतांक के नहीं लगाया बस मैंने, क्योंकि वो एक होता है, तो हमने सीधा लिख दिया एफ की घात एक्स, ई की घात वाई और पी की घात जेड। अब हमें क्या करना है, वही सेम पहले की तरह एक्स वाई जेड का पता करना है। और उसको पता करने का तरीका क्या है कि हम तीनों के विमीय सूत्र रख देंगे। तो एफ का विमीय सूत्र m1 l1 t-2, इसके ऊपर 1 लगा हुआ है, नहीं लगाया तो इसका मतलब 1 है। ई की यानी ऊर्जा का m1 l2 t-2 और संवेग का m1 l1 t-1। अब इनके ऊपर घात एक्स वाई और जेड है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब देखो इन घातों को अंदर गुणा कर दो, x को अंदर गुणा कर दो, y को अंदर गुणा कर दो और z को गुणा कर दो। अब देखो m को उठाओ तीनों जगह से, m की घातें आपस में जोड़ करके लिख दो। तो यहाँ m की घात x है, यहाँ m की घात y होगी, यहाँ m की घात z होगी। तो m की घात क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब l को उठाओ, यहाँ l की घात क्या होगी x, यहाँ l की घात क्या होगी, देखो यहाँ 2 है, ये y से गुणा होगा तो l की घात 2y हो जाएगा। और यहाँ l की घात क्या हो जाएगी z, तो यहाँ क्या आएगा l की घात x प्लस 2y प्लस जेड। फिर उठाओ t को, यहाँ t की घात -2 है तो 2 को x से गुणा कर दो, -2x हो जाएगा, यहाँ -2y हो जाएगा और यहाँ -z होगा। तो यहाँ देखो -2x -2y और -z, तो t की घात लिख दी। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सिर्फ 3 गुणांक गुणा में 3 संख्याएं बना ली m, l और t, और उनके ऊपर ये घातें लिख दी। अब इस तरफ आओ, इधर तो सिर्फ लंबाई है और लंबाई की घात क्या होती है l1, तो m और t दोनों 0 हैं, तो हमने लिख दिया m0 l1 t0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यानी विमाओं की एक रूपता का सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर m की जो घात है वो बराबर के इस तरफ जो m की घात है उसके बराबर होना चाहिए। तो इधर x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दें। इसी तरह से l को देखो, l की घात x प्लस 2y प्लस जेड, इधर l की घात 1 है तो x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से t की घात -2x -2y माइनस जेड -2x -2y माइनस जेड किसके बराबर है, यहाँ t की घात 0 है तो t की घात बराबर के इस तरफ और उस तरफ यानी लेफ्ट और राइट साइड में घातें एक समान होनी चाहिए। तो उनको बराबर रख दिया हमने, बराबर रख दिया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, तो 9वीं 10वीं क्लास की बात है। देखो समीकरण 3 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ, तो समीकरण 3 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये दोनों समीकरण में से इनको अगर माइनस करता हूँ मैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर जैसे मैं हल करके दिखाता हूँ, x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 1 और एक है x प्लस x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो जब इसको घटाया तो x से x कट गया, ठीक है, z से z कट गया और 2y में से y गया तो y बच गया, तो y बराबर 1 आ गया। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, देखो समीकरण 3 में से 2 घटाने पर y का मान 1 आ रहा है। ठीक है, अब ये y का जो 1 मान है ये समीकरण 3 और 4 में रखने पर, तो 3 और 4 में रख दिया, 3 में समीकरण 3 में और 4 में हम y का मान रख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 प्लस जेड इक्वल्स 1, तो 2 को उठा के दे लेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस जेड बराबर -1। इसी तरह से y का मान जब यहाँ रखेंगे तो -2 इधर आ जाएगा, तो -2x माइनस जेड बराबर 2 आ जाएगा। तो अब देखो इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख दिया, z से z कट गया, -2x प्लस x क्या हो गया, -x बच गया और 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो x का मान क्या आ गया, -1 आ गया। तो हमारे पास y का मान भी आ गया, x का मान भी आ गया। कोई भी समीकरण में रख दो तो आपको z का मान, जैसे पहली समीकरण में रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया, तो 1 + 1 2 हो गया, उठा के इधर ले गए तो -2 हो गया। तो z का मान क्या आएगा, -2। तो सॉरी, ये यहाँ पर x का मान -1 है, x का मान जो है ना -1 है, x का मान -1 है तो यहाँ -1 रखा +1 रखा तो ये कट गए आपस में, तो z का मान क्या आ गया, 0। तो z का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब ये x y z के मान कौन सी समीकरण 1 में रख दो, ये रही समीकरण 1। यहाँ क्या रख दोगे आप, x का मान -1 है, y का मान 1 है, z का मान 0 है। तो क्या बन गया आपका सूत्र, f-1 E1 P0। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निर्भरता दिखा सकते हो। इसी तरह से एक सूत्र और है, ये सूत्र नीट में 2014 में आया हुआ है, नीट एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या है कि यदि बल F, वेग v और समय t को मूल भौतिक राशि मान लें तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, अब की बार द्रव्यमान का विमीय सूत्र बताना है। ठीक है, बल, वेग और समय के रूप में। तो हमको पता है कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र हमने लिख दिया,
द्रव्यमान बराबर क्या लिख दिया, निर्भरता दे दिया एफ वी और टी, घात एक्स वाई जेड लगा दी। ठीक है, एफ बल है तो विमीय सूत्र ये होगा, वेग वी है तो विमीय सूत्र ये होगा, समय टी है तो विमीय सूत्र ये होगा। तीनों विमीय सूत्र यहाँ रख दिए और घातों से इसको गुणा कर दिया। तो देखो घातें ऊपर एक्स वाई जेड है, घात अंदर गुणा हो जाएंगी, घात अंदर गुणा होंगे तो एम एल और टी को अलग अलग कर लिया हमने। अब एम की घातों की तुलना करेंगे पहले, तो x बराबर 1 आ जाएगा। फिर l की घातों की तुलना करेंगे, x प्लस वाई बराबर 0 है तो x का मान हमें पहले से पता है वो यहाँ रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब t की घातों की तुलना करेंगे तो t की घात क्या होगी, -2y माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x और y दोनों पता है वो मान यहाँ रख देंगे तो z का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से x y z तीनों के मान आ गए। वो मान उठा करके कहाँ रख दिए, इस समीकरण में रख दिए, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखा तो ये चीज़ बन गई। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ मैं, ये वाली जो समीकरण है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये चीज़ को हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से निर्भरता आ गई ना। अब द्रव्यमान को हमने किस में व्यक्त कर दिया, इसको बल, वेग और समय में हमने व्यक्त कर दिया। इसी तरह से एक क्वेश्चन नीट 2015 में आया हुआ है, क्या कह रहा है कि यदि ऊर्जा E, वेग V और समय T को मूल भौतिक राशि ले तो पृष्ठ तनाव S का विमीय सूत्र लिखिए। अब पृष्ठ तनाव जो है उसका विमीय सूत्र हमें पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव जो होता है उसके रूप में हमें, पृष्ठ तनाव को हमने ऊर्जा, वेग और किसके रूप में, समय के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने लिख दिया कि S बराबर E की घात x, V की घात y और T की घात z। तो x y z अपनी तरफ से माने, इनके मान हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो वही सेम हो गया कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी सूत्र को निर्माण करते हैं, तो वो सूत्र का निर्माण वाला ही है। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L0 T-2। ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये पृष्ठ किसी भी द्रव पृष्ठ पर जो खिंचाव बल लगता है वो होता है F/L होता है। ठीक है, तो m1 L1 T-2 अपॉन L1, तो m1 L0 T-2 हो गया। वेग का क्या होता है, L1 T-1। समय का क्या होता है, m0 L1 T-1। और ऊर्जा क्या होता है, m1 L2 T-2। ये सारे विमीय सूत्र इसमें रख देंगे और ये जो घातें हैं ऊपर, उनसे फिर घातों को ऊपर लगा के और अंदर गुणा कर देंगे। तो अब घातों को जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ m की घात x, l की घात -2x और इधर से t की घात -2x, l की घात y, t की घात -y, t की घात z। अब l m जितने भी है वो सब इकट्ठे कर लेंगे, l एकत्रित कर लेंगे और t एकत्रित कर लेंगे, घातें आपस में जोड़ते जाएंगे। अब इधर m की घात क्या हो गया x, इधर m की घात क्या हो गया 1, यानी सिर्फ एक ही m छोड़ेंगे हम यहाँ पर, सारे m इकट्ठे कर लेंगे। ऐसा नहीं कि एक m यहाँ पड़ा है, एक m और यहाँ पर पड़ा है, m की घात y लिखा हुआ है जैसे मान लो, ऐसा नहीं। m की घात x है तो एक m, एक l और एक t के रूप में ये लेफ्ट साइड, राइट साइड m बना लेंगे। तो अब इनकी घातों की तुलना कर लेंगे, तो m की घात इधर x है और इधर 1 है, तो x बराबर क्या आ गया, m की घातों की तुलना करने पर 1 आ गया। इसी तरह से l की घात 2x प्लस y है, इधर l की घात 0 है, तो 2x प्लस वाई बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 0 आ गया। x का मान हमें पहले ही पता तो यहाँ रख दो, तो 2 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा -2। तो x और y के मान पता चल गए। अब तीसरे पद पे आ जाओ, t की घातों की तुलना करो। ये पूरा पद जो है -2 के बराबर लिख दो, ये पूरा पद -2 के बराबर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से x और y तो हमें पता है, x और y के मान रख दिए, तो यहाँ से z का मान निकाल लिया। तो z का मान कितना आया यहाँ पर, z का मान यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। तो z का मान यहाँ -2 आ गया। तो x, y, z और तीनों के मान पता चल गया। अब हमें वो उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हमारे पास पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र बनेगा वो e की घात 1, v की घात -2 और t की घात -2 बन गया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक भौतिक राशि को दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त कर दिया। अब ये जो विमीय विश्लेषण के मेन मैंने उपयोग सारे उदाहरण से आपको समझा दिए। अब आता है कि ये जो विमीय विश्लेषण हमने पढ़ा है इसमें कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो बहुत कुछ नहीं भी कर सकते। जो इसकी कमियां हैं वो क्या क्या हैं, तो वो इसकी सीमाएं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, तो इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं ज़रा उनका अध्ययन हम अब करते हैं। तो विमीय विश्लेषण की सीमाओं में सबसे पहले आप देखिए कि यह सूत्र में समानुपाती नियतांक के मान की जानकारी नहीं देता। आपने देखा होगा बार बार हम जो समानुपाती नियतांक आता है कहते हैं प्रयोग द्वारा इसका मान ये है, तो हमें नहीं पता होता कि ये नियतांक जो है वो कितना है। किसी भी सूत्र में कोई भी नियतांक है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। जैसे हमने कोई भी समीकरण देखनी है, कुछ भी देखना है, तो वहाँ पर हमें जैसे ये सूत्र है, मान लीजिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर।
अब उसमें हाफ 80 स्क्वायर में 80 स्क्वायर को तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हाफ की जगह अगर मैं 3/2 लिख दूंगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि सूत्र विमीय विश्लेषण से हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ 1/2 है या 1/2 नहीं है, या यहाँ पर 2 है या 3 है। तो किसी भी सूत्र में जो नियतांक राशि होती है उसका पता नहीं कर सकते हम विमीय विश्लेषण से, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरा जो इसमें कमी है कि भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो इसका सूत्र बनाना कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मान लीजिए आपकी जो भौतिक राशि है वो 3 से ज़्यादा भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हमारे पास में फिर क्या आ जाएंगे, हमारे पास में यहाँ पर 3 ही समीकरण बन पाएंगे। तो समीकरण एक्स वाई जेड जो है वो एक्स वाई जेड के अलावा हमने एक पी भौतिक राशि और मान ली। तो इस तरह से जैसे ये समझो आप कि कहने का मतलब ये हो गया कि हमने 4 भौतिक राशि, जैसे हमारे पास में एक कोई भी भौतिक राशि, जैसे हमने ये संवेग ले लिया p, ठीक है। p जो है लंबाई पे भी निर्भर कर रहा है तो लंबाई की घात a लिख दी हमने। p जो है वो त्वरण पे भी निर्भर कर रहा है, त्वरण की घात भी लिख दी। p जो है वो किसी और राशि ऊर्जा पर निर्भर कर रहा है, इसकी घात c लिख दी। p जो है एक और दाब पे निर्भर कर रहा है, इसकी d लिख दी। अब p का सूत्र क्या बनेगा, p समानुपाती l की घात a, और ये जो है त्वरण जो है a की घात b और e की घात c और p की घात d। अब यहाँ पर क्या आ गए, हमारे पास में 4 4 नियतांक आ गए, लेकिन हमारा जो सूत्र बनेगा वो m l और t के रूप में बनेगा। तो m की घात l की घात और t की घात तुलना करेंगे तो 3 ही समीकरण बनेंगे हमारे पास। अब 3 समीकरण से 4 नियतांक हम कैसे पता कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी कमी हो गई। तो यही इसका मतलब है कि अगर भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो फिर उसका सूत्र बनाना मुश्किल हो जाता है। इसकी सहायता से तीसरा देखो, ऐसे सूत्र जिसमें भौतिक राशियों का योग अथवा घटाव के रूप में संबंध दर्शाए जाते हैं, जैसे s बराबर u2 प्लस हाफ a t स्क्वायर को ज्ञात करना संभव नहीं है। अब इसमें कैसे निर्भरता दिखाएं, हम लिखेंगे कि जो विस्थापन है ये u पर निर्भर कर रहा है, t पर निर्भर, लेकिन प्लस का बीच में साइन थोड़ी आ सकता है। तो ऐसे कोई भी सूत्र हम विमीय विश्लेषण द्वारा नहीं बना सकते। इसकी सहायता से त्रिकोणमितीय फलन यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आ रहा है किसी सूत्र में, तो वो भी हम नहीं पता कर सकते। लघु गुणांक यानी लॉग आ रहा है किसी सूत्र में, वो भी हम नहीं पता कर सकते। और ई की घात की एक्स के फलन के रूप में अगर कोई सूत्र है तो उसमें हम ई की घात के एक्स के बारे में भी जानकारी नहीं बता सकते। तो ये क्या है, विमीय विश्लेषण के लिमिटेशंस। और भी लिमिटेशन है, मेन लिमिटेशंस जो ये हैं ये हमें याद करनी है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा विमीय विश्लेषण वाला, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।